अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स छापों की। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की लड़ाई अब छापों तक आ गई है और आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्टाफ, उनके पीए, उनके ओएसडी, उनके अकाउंटेंट, उनके जानने और करीबी लोगों पर बड़ी मैसिव छापेमारी की है। और इस छापेमारी को राजनीति और आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं, फ़ोन टैपिंग तक के। आज हम इस विषय पर गंभीर परिचर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है तो सेंट्रल एजेंसीज़ का आगमन हो गया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के स्टाफ, उनके पीए, उनके अकाउंटेंट, उनके यहाँ काम करने वाले, उनकी पार्टी के दफ्तर का लेखा जोखा संभालने वालों के घर पर बहुत मैसिव रेड डाली गई आयकर विभाग द्वारा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर भी छापा डाला गया। तकरीबन 20 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है और आज तीसरा दिन है। और इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, अखिलेश यादव के स्टाफ और उनके करीबियों के घर छापा अब भी जारी है, इस वक्त कंटिन्यू है। सवाल इस बात का है कि छापेमारी का वक्त क्या है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में आसन्न चुनाव के मद्देनज़र ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये छापा दरअसल टैक्स चोरी का नहीं बल्कि राजनीति की वजह से डाला गया है और समाजवादी पार्टी को घेरने का इनका इस तरह के छापे का पूरा मकसद है, ऐसे आरोप लगे हैं। इसके आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उनके स्टाफ, उनका स्वयं का, उनके जानने वालों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं और ये टेलीफोन उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ एजेंसीज टेप करती हैं। ये गंभीर आरोप है। टेलीफोन टैपिंग इस देश में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला है और ये मसले पहले भी उठ चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मसले का अभी तक कोई खंडन नहीं किया है कि फ़ोन टैपिंग नहीं हुई है, जबकि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से फ़ोन टैपिंग मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो सवाल इस बात का दो खड़ा होता है कि आयकर विभाग ने छापे के लिए कौन सा वक्त चुना है। पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी कि अब अखिलेश यादव पर छापा डाला जाएगा, अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा डाला जाएगा। पूरे प्रदेश भर में हल्ला मचा हुआ था। फाइनली इनकम टैक्स आ ही गया और एक मैसिव रेड डाली गई। हालांकि तीसरा दिन है आज, अभी तक आयकर विभाग ने एक भी बयान और एक भी प्रेस नोट जारी नहीं किया कि इनके यहाँ छापों में क्या मिला है या क्या आपत्तिजनक है और क्या छापे डालने की दरअसल क्या तात्कालिकता थी जो इन लोगों के यहाँ छापा डाला गया। अब जब आधिकारिक बयान आएगा आयकर विभाग का तब पता चलेगा कि क्या दरअसल असली मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा एक धारणा ये बन गई कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो इसी तरह से सेंट्रल एजेंसीज़ को एक्टिव किया जाता है, जिसमें सबसे फोरफ्रंट पे आयकर विभाग रहता है। हम लोग के यहाँ भी जुलाई में छापे पड़े थे, लेकिन तब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था, कोरोना था। अब जब चुनाव है तो छापों का दौर शुरू हुआ है। सिर्फ अखिलेश यादव या उनके जानने वालों को नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि छापों की एक सीरीज शुरू होगी बहुत जल्द। तो क्या वाकई में ये छापे रियल होते हैं या राजनीति से प्रेरित होते हैं या चुनाव को नज़दीक देखकर होते हैं? कारण क्या है? हम आज इस परिचर्चा के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आयकर विभाग के छापे के तरीके क्या होते हैं। हम लोग चूंकि झेले हुए हैं इसलिए हमें पता है कि छापे में क्या होता है और आगे की प्रक्रिया कितनी मुश्किल भरी होती है और उत्पीड़न किस प्रकार का होता है। तो सवाल इस बात का है कि ये छापे दरअसल क्या टैक्स चोरी के रिलेटेड हैं, टैक्स न देने के कारण हैं, या ये छापे उत्तर प्रदेश में बस आसन्न विधानसभा चुनाव के मकसद से डाले गए। और फ़ोन टैपिंग का आरोप ये गंभीर है और उत्तर प्रदेश पुलिस या सरकार अभी तक इसका कोई खंडन आधिकारिक तौर पर मेरे समक्ष तो नहीं आया है। अगर आया होगा तो स्पष्ट होना चाहिए कि क्या ये वाकई में सही है। और ये छापों का जो टाइमिंग चुनी गई है इसको लेकर आरोप हैं कि ये दरअसल चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं, क्योंकि अधिकांश छापे इसमें अधिकांश क्या बल्कि सभी छापे अखिलेश यादव के करीबियों पर, उनके निजी स्टाफ पर, समाजवादी पार्टी का जो लेखा जोखा संभालने वाले लोग हैं उन पे, कुछ अकाउंटेंट पर भी और स्टाफ पर भी डाला गया है। तो अभी तक मिला क्या, ये अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ बयान आप सुने, फिर आज की डिबेट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन छापों के पीछे
माजरा क्या है? और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। तो आज मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिनके घर छापा पड़ा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय मेरे साथ हैं। केपी मलिक दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, इनके संस्थान पर भी छापा पड़ा। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, इनके यहाँ छापा अभी नहीं पड़ा है। थोड़ी देर में अमित पुरी भी मुझे ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके यहाँ छापा पड़ेगा इसकी उम्मीद कम है। और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी छापा खा चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब छापाखोरों का इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस डिबेट की प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं राजीव राय को आमंत्रित करता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और छापा झेलने के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्यों छापा पड़ा, हम इनसे बात करेंगे। राजीव जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। पहले तो मुझे बताइए कि ये छापा खाने का पहला अनुभव आपका कैसा रहा, कैसे क्या आपके साथ हुआ, और दूसरा कितने करोड़ रुपए आपके घर से मिले? ब्रजेश जी, पर छापा खाना ही नहीं, किसी तरह की जांच इंक्वायरी का मेरा जिंदगी में पहला अनुभव था। आज से पहले मेरे नाम के आगे अपराध संख्या अनिल था और कोई शिकायत भी नहीं गई थी। कितने रुपए मिले मैं कई बार बता चुका हूं। 17,600 रुपये मऊ से मिले हैं और टोटल 70,600 है, जिसमें 40-50 हजार रुपये मेरे चारों पांचों स्टाफ का मिलाकर है। बाकी मेरे पास कागजात है जिसमें नील लिखा है। क्यों हुआ वो बताएंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कुछ आईटी सेल और कुछ जो सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं, जिनके सूत्र भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर होते हैं, ऐसे पत्रकारों, अखबारों, चैनलों को मैं ये कहना चाहता हूं कि खबर देने से पहले ये सोच लेना कि किसके खिलाफ खबर दे रहे हो। मैं निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करूंगा, निश्चित रूप से आपको आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। और सरकार से कहना चाहता हूं कि जो खबर चलवा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 5,000 रुपया पकड़ा गया, साहब 30% टैक्स लगता है। जितना खबर छपवा रहे हो, खबर चलवा रहे हो, 10% मुझे दे दो, 90% आप ले लो, 90% आप ले लो। इस तरह मतलब जितना क्लेम किया जा रहा है आप उतना छोड़ने को तैयार हैं? मुझे 5% देते ब्रजेश जी, 95% ले ले। मैं चाहता हूँ खजाना भरा रहे। हाँ। और एक और श्रेणी को मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके चैनलों पर आकर कहते हैं सांच को आँच क्या, सांच को आँच क्या। तो पहला काम करे, सांच को आँच क्या, कोई दूसरे का मुंह बंद करने के लिए अपने मठों में छापा मरवा ले, वहां से उस डिजाइनर के यहाँ छापा मरवा ले जहां कई रोज डिजाइनर कपड़े जाते हैं, अपने प्रतिष्ठानों में मरवा ले, अपने चैनलों के अंदर मरवा ले। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनकी इजाजत से मैं दिन भर थाने में बैठा दूंगा, और जब शाम को आंदोलन करेंगे तो पूछूंगा कि सांच को आँच क्या। ये अब ये कोई तर्क होता है कि दूसरे के घर में आग लगे तो बोले कि पानी है तो डर क्या, पानी से बुझा लो। ये तो कोई तर्क नहीं होता है ना। तो दो बातें साफ है। तो आप बदला लेंगे? नहीं, बदला नहीं लूंगा। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। बदले की राजनीति समाजवादी नहीं करते। अगर बदले की राजनीति किए होते ना तो आज ये डर रहे होते। हाँ। लेकिन एक जरूर है कि जो लोग फर्जी काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे जो भी हो, जो लोग फर्जी काम कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपको एक घटना सुना रहा हूं। मेरे यहाँ एक अधिकारी बड़े अच्छे से व्यवहार किए, सबने कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बेचारों के हाथ में कुछ नहीं था। बार बार ऊपर से फोन आता था, उनको लगता था कि आधे घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। मऊ में ब्रजेश जी, पुलिस अधिकारी सीओ मिश्रा जी भड़क पड़े IRS अधिकारी पर, क्योंकि सुबह 7 बजे से छापा पड़ा था। और जब छापे मारने वाले अधिकारियों को लगा कि यहाँ कुछ है ही नहीं, वाइंड अप कर देंगे, तो बेचारे जब जाते थे बोलते थे 1 घंटा और रुको। 1 घंटा करते 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 रात को 11 बज गया। और सुबह 7 बजे जो सिपाही आए थे वैसे खड़े थे ठंड में, तब वो भड़क गए कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कितने दिन में वाइंड अप करेंगे, कुछ है ही नहीं है, और बार बार ऊपर से आदेश ले रहे हैं, तो मैं भी ऊपर के आदेश ले रहा हूँ और सिपाहियों को ले जा रहा हूँ।
अगर बगावत कर देंगे तो क्या होगा? 4 दिन रखना है, 4 दिन रखिए। आपको जो पता ही नहीं कितने देर रहना है, काम खत्म हो गया है। एक घटना वो बता रहा हूँ। दूसरा, एक अधिकारी ने कोट किया मेरे कहीं कि राजीव राय ने ट्वीट किया था कि जोगी मोदी बहुत बड़ा झूठा है, अब हम उसको दिखाएंगे कि कैसा झूठा है वो। बदतमीजी से बात करते, ये क्या आयकर विभाग के अधिकारी का काम है? और इससे भी बड़े सबूत मेरे पास है, मैं वक्त आने पर आपको भी दूंगा। ऐसी चर्चा थी कि आपका Presentation है। बहुत बड़ा कारोबार है, आप बहुत करोड़पति अरबपति आदमी हैं, आपके बहुत संस्थान हैं और आपने बहुत टैक्स चोरी किया है। मिश्रा जी, मैं 25 सालों से इनकम टैक्स दे रहा हूँ। हर साल इनकम टैक्स मुझे सर्टिफिकेट देता है। मेरे संस्थानों के भी अलग अलग हर साल इनकम टैक्स फाइल हुआ है। कॉमन सेंस की आपको बात कभी है। कोई अगर नोटिस मिला, कभी कोई समन आज मिला? जिंदगी में आज तक ना नोटिस मिला ना समन मिला, सीधे छापा मार दिए। अरे भाई, अगर कहीं कोई कंप्लेन होती तो आप मेरे स्क्रूटनी में भेजते, असेसमेंट में भेजते, मेरे से नोटिस देकर एक्सप्लेनेशन पूछते, और अचानक 5-5 जगह छापा और मिला क्या आपको? अच्छा, आपको स्टेटमेंट भी लिया गया होगा, आपका बयान भी दर्ज किया गया होगा। किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे? वो सवाल तमाम वही पूछे गए थे जिसका जवाब मैंने दे दिया। कुछ कागज की चिट लाए गए कि ये कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसपे ना कोई दस्तखत था ना कोई वो था, टाइप किया हुआ था। तो मैं बोला कि आज से 6 महीना 8 महीना पहले पूछ रहे हैं, और मैंने बैंक के ट्रांजैक्शन सारे दे दिए। बैंकों में जो लेटर दिखाया है, तो अगर मेरा अधिकार बनता है कि मैं आकर उसको जांच करके अपने सीए के सामने आपसे बताऊं, तो आप मुझे मौका दीजिए। 99.9% जवाब वही दे दिए, और सारे अधिकारी संतुष्ट भी थे। सारे अधिकारी संतुष्ट थे। ऊपर वाला जो अदृश्य शक्ति है, ऊपर वाला बार बार फोन करके बोला था अभी रुके रहो, अभी रुके रहो, अभी रुके रहो। मकसद ये था टार्चर करना। जो फोन टैपिंग वाली बात है, पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें मुझे का रेफरेंस देकर मुझसे सवाल पूछा गया जो मैंने किसी से बात किया था। ब्रजेश जी, अगर आप मैंने पूछा ये आपको कैसे पता है? तो हमारे पास सीडीआर होता है। मैंने बोला सीडीआर से ये तो आप पता कर सकते हैं कि किस नंबर से किस नंबर पर कितने बजे बात किया गया, क्या बात किया गया, ये तो सीडीआर से नहीं पता चलेगा। करेक्ट। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं ये बोल रहा हूं, और मैं नाम ले लूंगा तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी। उन अधिकारियों को भी पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब वो लोग बताए भी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसी दावे के आधार पर मुझे ये भी बताया गया कि कब से फोन रिकॉर्डिंग पर है। अब फोन रिकॉर्डिंग पर है तो ये कौन सा किस परमिशन से हुआ है, सरकार को जवाब तो आना राजीव पड़ेगा। जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या मानना है आपके और आपके करीबियों के, आपके संस्थानों पे लखनऊ, मऊ और बेंगलोर तक में छापे डाले गए? आपका क्या मानना है कि ये छापे आप पर क्यों डाले गए? दो बातें याद करिए। बंगाल याद करिए, तमिलनाडु याद करिए, महाराष्ट्र याद करिए। 4.5 साल में बंगाल में कोई छापा नहीं पड़ा था। चुनाव से इन पहले सारे छापा पड़ना शुरू हो जाता है। तमिलनाडु में हुआ, वीरभद्र सिंह के, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के घर में शादी था, उस दिन हुआ। नवीन पटनायक के हेलीकॉप्टर में हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, दो बात जनता याद रखती है। एक तो जब आप छापा मारने लगते हो चुनाव से पहले, तो आप स्वीकार कर लेते हो कि आप हताश हो, निराश हो, डरे हुए, कांप रहे हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो धमकाने की बात करते हो। और दूसरा, जब जब चुनाव से पहले छापा मारे हो, आपकी दुर्गति हुई है, आपकी विदाई हुई है, और आपकी विदाई तय है। इस चुनाव में भी समाजवादी है, न डरेंगे न झुकेंगे, आपको जवाब देंगे। जिस फोरम पर खोजोगे उस तथ्यों के साथ जवाब देंगे। पहले फर्जी दुकान चलाना बंद कर दो कि 5,000 करोड़ पकड़ा गया, 200 करोड़ पकड़ा गया, अब सूत्रों मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दीजिए। सवाल पहला ये है कि आयकर विभाग ने राजीव राय को क्यों चुना? अखिलेश यादव को घेरने के लिए और भी बहाने थे, तो राजीव राय को क्यों चुना? अच्छा, मैं ये सवाल स्वयं से पूछ रहा हूं और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा ये लग सवाल रहा आपके है, मन में आया? मेरे मन में बार बार आया कि आखिर मैं ही क्यों। तो जब मेरे मन में आया तो मन में ये भी आया कि मनोज सिन्हा विश्वनाथ मंदिर में थे, कह दिया गया था कि जाओ मुख्यमंत्री का शपथ लो, बाबा ने उनको विश्वनाथ मंदिर से बाहर करवा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के साथ 20 साल थे आदरणीय के शर्मा जी, आईएएस अफसर, उनको यहाँ भेजा गया, बाबा ने उनको पैदल कर दिया। हमारे बलिया में याद होगा, आपने भी, आपके चैनलों पर आया था, मनी मंजरी राय, एक मेधावी पीसीएस अधिकारी, महिला की हत्या हो जाती है, 2 महीना तक उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता है। बाबा के बिरादरी का एक पत्रकार, जहां हम भी गए थे, सहानुभूत है। देखिए, जिसके साथ हत्या हो, कहीं अपराध हो, उस पर जात नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मैं भी गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्थिक अनुदान भी दिया था,
और जब गया तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों ठाकुर सांसद वहां थे। वो मनी मंजरी राय भूमिहार थी, इसलिए उसके दरवाजे पर कोई झांकने नहीं गया। तो शायद मैं उस बिरादरी से हूँ जिसको बाबा पसंद नहीं करते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती। ऐसे तमाम उदाहरण दे सकता क्या हूं। आप जातिवाद मनी का आरोप मंजरी लगा राय- रहे हैं इस छापे के पीछे? मैं एकदम बिल्कुल, इसके अलावा क्या हो सकता है? या तो आपको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है। मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध ये है ब्रिजेश जी कि जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ, सरकार का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो अनुराग आर्या तत्कालीन मऊ के एसपी के साथ मिलकर मैंने अन्नपूर्णा बैंक बनवाया। दरवाजे दरवाजे पर पुलिस के साथ खाना भिजवाया। जब कोरोना काल में, आपको पता है, आपके चैनलों पर चला था, हमारे मऊ के लोग मलेशिया में अपराधियों के चुंगल में फंस गए थे, और मोदी जी प्रचार करते हैं कि हम वंदे भारत मिशन के तहत बाहर से विदेशों से कुछ उठा के ला रहे हैं। 1 महीना लड़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया, तो 3 गुना किराया देकर उन लोगों को, मलेशिया से फंसे हुए लोगों को ले आया। सारी दवाई की दुकानें फ्री करवा दी। इनकी समस्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे तो बाढ़ में मैं दरवाजे दरवाजे राहत सामग्री बांट रहा था। इनकी समस्या है कि जो अनाथ हो गए जितने बच्चे सबको गोद में ले लिया। तो इनके पूर्वांचल में तो कोई दिखता नहीं है, खाली फोटो खिंचवाना, चिंतन मंथन करना। पूर्वांचल इनका खाली है। एक सवाल और है राजीव जी, जी, क्या आप डर गए हैं, क्या आप कांप रहे हैं, क्या आप हताश हैं और क्या आप निराश हैं? डरना हमने सीखा नहीं। मैं बहादुर बाप का बहादुर बेटा हूं, बहादुर नेता का बहादुर कार्यकर्ता हूं, बहादुर पार्टी का बहादुर सिपाही हूं। डर हमें नहीं आता है। जो डर रहे हैं वो ये कायराना हरकत करवा रहे हैं कि छापा मार आकर डरवाया जाए। मुझे कुछ साथी आज बोल रहे थे, भैया परेशान मत हो, कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आ जाएगा, मुकुल राय और तमाम नामों की तरह, क्या भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आपके सारे केस माफ हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और अब तक छापा विहीन है, मतलब इन पे छापे नहीं पड़े हैं। बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी। तो आपके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं होगा कि आपने छापा खाया हो। यहाँ अब तक इस स्क्रीन में दिख रहे सभी महानुभावों पर छापा खा चुके हैं अपने अपने हिस्से का। सिर्फ एक आप हैं जिन्होंने छापे नहीं खाए। खैर, मैं कामना करता हूं कि आप पर छापे ना पड़े। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस छापे के पीछे आप दरअसल मकसद क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकम टैक्स सर्टिफाइड तीनों ईमानदार महानुभावों को प्रणाम कर रहा हूं। आप हैं, राजीव भाई हैं, वीरेंद्र जी हैं, तीनों ही इनकम टैक्स सर्टिफाइड हो गए, मोदी सर्टिफाइड ईमानदार हो गए हैं। एक चीज़ तो बड़ी तय है, एकदम क्लियर है। राजीव तो बता रहे थे इनके घर से 17,000 रुपये। अरे लोग तो आपके भी घर से 200 करोड़ बता रहे थे, 56 ग्राम सोना मैं भी निकला। 199 देने को तैयार हूँ, एक वापस हाँ, करो। वही लोग आज भी बता रहे थे, आज भी आपके मित्र लोग हमें बता रहे थे कि 200 करोड़ से ऊपर आपके यहाँ निकला, आपको मालूम नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, हमें नहीं मालूम है, क्या करें हम। तो एक चीज, ये जो सर्टिफाइड ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट मिला है, इसकी राजीव को भी बधाई और आपको भी बधाई। तीसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं ब्रजेश भाई, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरी तरीके से बौखला करके वो अटका रही है, भटका रही है, लटका रही है और डरा रही है। जिस तरीके से डराने का काम कर रहे हैं ना, ये न भूतो न भविष्यतो, ये तो किसी काल में न कभी नहीं हुआ। अंग्रेजों के भी समय में इस तरीके से नहीं डराया जाता था और सम्मान किया जाता था। यहां पर सम्मान तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल किनारे रख दिया है। और एक रास्ता इन्होंने आगे के लिए जरूर खोल दिया है कि भाई तुम भी हमारा सम्मान कभी मत करना। ये इन लोगों ने एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। जैसे आप कह रहे हो कि अब आप कहोगे कि आप उनको धमका रहे हो, डरा रहे हो। मैं ये सवाल करूंगा कि आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जो राजीव राय बोल रहे थे। नहीं, हम आपको हमारी सरकार आई तो ये करेंगे। नहीं, ब्रजेश जी, बात सरकार आने की, कानून का दुरुपयोग कोई ना करे। नहीं, कानून का दुरुपयोग बिल्कुल कोई नहीं करेगा। कानून सम्मत सब लोग करेंगे, जैसे कानून सम्मत ये लोग भी तो कर रहे हैं ना। इस वक्त यही तो कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं, डर क्यों रहे हैं, जब है तो जवाब दे दे। ये जो बेवकूफ़ी की बात ये लोग कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमारे भी साथी और हमारे भी समर्थक ऐसी ही बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको बहुत साफ बता देता हूं, चुनाव है, चुनाव के समय ही वीरभद्र सिंह के यहां छापा क्यों पड़ता है, चुनाव के समय अशोक गहलोत साहब के यहाँ छापा क्यों पड़ता है, चुनाव के समय शरद पवार साहब के यहाँ छापा क्यों पड़ता है, चुनाव के समय स्टालिन साहब के यहाँ छापा क्यों पड़ता है, चुनाव के समय अभिषेक बैनर्जी के यहाँ छापा क्यों पड़ता है। चुनाव के समय ही ये सारे के सारे छापे पड़ते क्यों हैं, और जहां जहां जिस जिस जगह छापे पड़े सब जगह हारे हैं। तो एक चीज तो तय हो गई कि यहां पर ये हार गए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई में रात को 1:30 बजे कूप किया इन्होंने, याद रखिएगा मेरी बात को, 1:30 बजे। और आज जो राहुल गांधी जी की बात लगातार सच हो रही है,
पिगैसिस के मामले में आप देखिए, क्या नाम, राहुल अखिलेश यादव जी ने भी आरोप लगाया और राहुल गांधी जी ने संसद में कहा कि पिगैसिस नाम के सॉफ्टवेयर से कितने नेताओं के, कितने लोगों के और कैसे कैसे फोन टेप हो रहे हैं, जिसका डेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश में भी रखा जा रहा है। आप समझिए इस बात को, जिस तरीके से ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, हमारी और आपकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, और ये सरकार बेशर्मों की तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक में जवाब नहीं दे रही है। और किसी जगह पर सरकार कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ बिल्कुल, ये सच कह रही है सरकार की चोर की दाढ़ी में तिनका, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जवाब दे पा रही। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में सीना ठोक के कहते कि नहीं पेगासस हमने लाए, और हम कह रहे हैं कि पेगासस आप लाए हैं और आप जवाब ही नहीं दे रहे कि लाए हैं कि नहीं लाए। तो चोर की दाढ़ी में तो उनकी तो दाढ़ी बड़ी कभी लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, साला बड़ा बड़ा तिनका उनकी दाढ़ी में आ जाता होगा। पर छापा खाने के बाद राजीव राय को इस तरह रंगबाजी की बात तो नहीं करनी चाहिए ना। नहीं सर, एक चीज तो, रंगबाजी तो आपकी भी खत्म नहीं हुई। अगर आपकी खत्म हो गई तो बताइए, टाई लगा के मस्त खड़े हैं, पीली टी शर्ट पहने हुए बीरेन जी भी खड़े हुए, कैसे कैसे रंगबाजी कहते हैं ना। क्या इसको चुनाव से जोड़ा जाए? सर ऐसा होता है, एक बड़ा पुराना सा शेर था कि क्यों इस तरह से जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। सच बात यह है कि अगर आप लोगों के पास और हमारे पास ये अंदाज ही तो है, रुपए पैसे तो सब लूट लिए भारतीय जनता पार्टी। भाई ये बताइए, कांग्रेसी तो उत्तर प्रदेश में सेफ है ना? सेफ कोई नहीं है, कोई सेफ नहीं, कोई सेफ नहीं है। एक चीज जान लीजिए, ये सत्ता से आतंक पैदा करना चाहते हैं और जनता हमेशा आतंक के खिलाफ रहती है। किसी भी तरीके का आतंक हो, जनता हमेशा आतंक के खिलाफ रहती है। ओके, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आज भी हम लोग इनकम टैक्स पर डिबेट कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए, ये जो छापे पड़े हैं इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या धारणा है, और इस छापे की टाइमिंग और इसके राजनीतिक और टैक्स के महत्व पर आपसे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। देखिए ब्रजेश जी, आप याद करिए, इसी दौरान जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो एक डिबेट में हमारी आपकी बात हुई थी और वहाँ पे धड़ाधड़ छापे जो है ममता बनर्जी और उनके भतीजे और उनके भाइयों पे पड़ रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं उनके ऊपर पड़ रहे थे। तो इसमें होता क्या है कि उसके भतीजे के विषय में लोग जानते नहीं थे, लेकिन छापे पड़ रहे थे, लोग जान गए। दूसरी चीज़, अब मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ, राजीव राय को हमारे आपके सिवाय कुछ चंद लोग जानते थे। आज लोगों को पता लग गया है कि राजीव राय जो है बहुत खास आदमी है अखिलेश जी के। अगर ये इस पर तो सर्टिफाइड हो गया है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, इनकी टीआरपी नंबर 1 हो गई है अब। और इन्होंने खुद भी कह दिया है कि इनको कई लोगों के फोन भी आ गए हैं कि बीजेपी से भी इनका बुलावा आ सकता है, तो इनकी तो टीआरपी हाई है। दूसरी चीज ये होती है, अब ये छापे जो हैं दूसरे तरीके से जो है उत्साहित करते हैं, जैसे कि हमें और आपको भी उत्साहित किया। केपी मलिक को कम लोग जानते थे, लेकिन जब से भास्कर पे छापे पड़े हैं, थोड़ा टीवी चैनलों ने भी ज़्यादा बुलाना शुरू कर दिया है, हमारे आर्टिकल की भी थोड़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है। और आपके यहाँ जब से छापे पड़े हैं, आपके यहाँ से काफ़ी करोड़ों रुपए निकले, 3 दिन तक आपके यहाँ भी चला। वीरेंद्र सिंह के यहाँ से काफ़ी पैसा मिला, चाहे भी उनसे पी इनकम टैक्स से, तो वीरेंद्र सिंह जी की भी डिमांड हो गई है। तो एक तो ये मान लेना चाहिए हमें कि ये जो है हमारा हौसला अफजाई है। और आज से मुझे लगता है जिस प्रकार से छापा लगातार चल रहा है और राजीव राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या लाइव चैनल पे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके हौसले पस्त नहीं हैं। ये जो है, तो आप ये कहना चाहते हो कि इनकम टैक्स के छापे सम्मान का प्रतीक हैं? आजकल तो हैं, आजकल तो बिल्कुल जरूर हैं। पहले तो लगता था कि ये खराब आदमी है, तो समाजवादी पार्टी में राजीव के कई दुश्मन बन जाएंगे छापे पड़ रहे अगर ऐसे सम्मान मिल रहा है तो। नहीं, मैंने तो बताया आपको कि इनकी टीआरपी समाजवादी पार्टी में हाई हो गई है और जो लोग इनके विषय में जानते नहीं थे उनको पता लग गया है कि यही अखिलेश जी के खास आदमी हैं। हालांकि इसको दूसरे तरीके से अगर ब्रजेश जी देखा जाए, यहाँ एक सवाल ये भी बनता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना ये था कि जब से मोदी जी नोटबंदी जीएसटी लाए हैं, तब से जो तमाम विपक्षी पार्टियां उनकी कमर टूट गई हैं। उनके पास जो कैश रखा था, उनके पास जो नंबर 2 का पैसा था, सब मोदी जी ने ले लिया और अब उनके बड़े दुर्दिन चल रहे हैं। तो आज तो वो बात झुटला दी गई है।
तो अगर वो राजीव राय के यहाँ छापे मार रहे हैं और राजीव राय जो है समाजवादी पार्टी का खर्चा उठा रहे हैं, तो ये तो डबल बात हो गई। तो भारतीय जनता पर पार्टी सर की ये बात तो तीसरा झूठ हो दिन है, गई। अभी भी तो मेरा अखिलेश कहने यादव का के मतलब ये पर्सनल असिस्टेंट, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके अकाउंटेंट, उनके स्टाफ, यहाँ तक कि जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ अभी भी आज तीसरा दिन है, छापेमारी कंटिन्यू है। राजीव तो फिर भी भाग्यशाली हैं कि ये जल्दी मुक्त हो गए। देखिए, अगर ब्रजेश जी आप देखें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है। और जिस प्रकार से ये छापे लगते हैं, हम मानते हैं अगर राजीव राय या अखिलेश के जानकार दूसरे लोग हैं, चाहे वो जैनेद हो चाहे बाकी लोग हों, वो अगर इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो आप उनके यहाँ 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले छापामारी करते हैं, या आप जो है चुनाव के 2 महीने बाद छापामारी करते हैं। ये क्या शुभ मुहूर्त निकाला गया है कि अभी छापा लगेगा? तो बात यह है कि इससे आम जनता में पब्लिक परसेप्शन ऐसे छापों का मलिक साहब क्या बनता है? सत्ता का, देखिए, पब्लिक में मैसेज यही जाता है कि देखो, जैसा आपको याद होगा, मैं हर बार कहता हूं कि जो एजेंसी हैं सरकार की, वो कहीं ना कहीं सरकार की कठपुतली का काम करती हैं। और आपको याद होगा कि सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी जब सत्ता में थी, उस दौरान देश की सर्वोच्च संस्था ने कहा था कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है, सिस्टम का तोता है। और दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, ये सब सरकार के टूल होते हैं। और कई जगह इनका बेअंतः जो है प्रयोग आपका एक पत्रकार के रूप में क्या मानना है कि इन छापों के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता डिमोरलाइज होंगे, या उनको इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा? नहीं, मेरा मानना एज ए पत्रकार ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट लोगों के सामने आ रही है। और समाजवादी पार्टी पे ये जो छापे पड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उत्साहित करेंगे और कहीं ना कहीं उनको जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मैं राजीव राय के पास वापस लौटता हूँ। राजीव जी, मुझे आप बताओ कि जब सुबह आपके घर छापा पड़ा, किस टाइम पड़ा, और आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने अपने रूम में, बेडरूम में आयकर विभाग के अफसरों को पाया? अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दो ब्रजेश जी। जब हमने बोला कि हमारी सरकार आने के बाद हम ये करेंगे, तो तात्पर्य ये था कि हम जानते हैं कि जो आज लोग छापे मरवा रहे हैं या फर्जी केसों में फंसा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसे गलत लोगों को थाने में बैठाना या उनके ऊपर कार्रवाई करना न्याय संगत होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर आज हम बोले कि गलत हो रहा है और कल उनके ऊपर कार्रवाई न करें, तब हम गलत करेंगे। दूसरी बात, जब तो आप ये बात अब फिर प्रमाणित तौर पर कहते हैं कि आप बदला लेंगे? बदला दूसरा शब्द हो गया। बदला ये हुआ कि मुझे आपने कुछ किया, मैंने उसके बदले में आपको कुछ किया। यही तो कहना चाह रहे हो आप कि आपकी सरकार आएगी तो आप ये कर डालेंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूं। हमारी सरकार आएगी तो मैं न्याय करूंगा। न्याय क्या कहता है? जो गलत कर रहा है उसको सजा दो। मैं जान रहा हूं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं जान रहा हूं कि मेरे पास वो पैसे, वो सबूत नहीं मिले हैं जो अखबारों में चलाया जा रहा है, कुछ चैनलों पर चलाया जा रहा है। तो ये गलत हुआ तो इसका न्याय तो सरकार ही करेगी ना, अदालत करेगी ना, तो वो तो न्यायिक प्रक्रिया में जाएगा। हाँ, तो अब आप बताएं कि हुआ क्या जब आपके घर छापा पड़ा? तो सर, ऐसा हुआ कि मैं 5-6 दिन पहले मऊ के एसपी से मिला था। मैं आपको आज एक बात और पहली बार बता रहा हूं जो कहीं नहीं बताया था। पिछले चंद महीनों से मेरे मोबाइल पर तमाम तरह के गलत मैसेज आ रहे थे, तमाम तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे थे, वीडियो कॉल आ रहे थे, पत्रकार बनकर बात किया जाता था, कुछ और बोल दिया जाता था। तो उसका सबका स्नैपशॉट और ब्लॉक करके मैंने अपने मऊ के एसपी को भेजता था। अगर एसपी सुन रहे होंगे तो उसको कंफर्म करेंगे। और मैंने सबूत के तौर पर एक लेटर भी दे रखा था और स्नैपशॉट में जो एसपी को भेजा उसको भी रिकॉर्ड कर रखा था। फिर उसके बावजूद नहीं रुका तो मैं एसटीएफ को भी दिया था और मऊ एसपी को से जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा कि अचानक 4-5-6 महीने में इस तरह के मैसेज और इस तरह के रिक्वेस्ट मुझे आने लगे, ये कोई ना कोई लोग मुझे फंसाने का कर रहे हैं, आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जब ये सुबह परसों 7 बजे हमारे घर में घुसे, नेता के वेश में एक कुर्ता पैजामा जैकेट पहनकर एक अधिकारी आए, दरवाजा खुलवाए मेरे सिक्योरिटी से कि नेताजी से बात हुई, बलिया से आया हूँ, बात करना है। जो ही दरवाजा खुला, धड़धड़ा कर घुस गए लोग भीतर मेरे बेडरूम में। तो जो मेरा पहला शक हुआ, जो पहला डर हुआ, कि मैं जानता था कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे एलिमिनेट भी, मैं आज फिर आपसे चैनल पर बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मुझे चुनाव से पहले एलिमिनेट भी किया जा सकता है, मेरी हत्या भी हो सकती है और एक्सीडेंट भी कराया जा सकता है। और इस बात का डर मैं एसपी को, ये नहीं कि छापे के बाद बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था, तब जाके एसपी से मिलकर
एसपी मऊ से आप बात कर लीजिए, मैं दे आया हूँ। तो मुझे पहला ऐसा लगा कि कोई मुझे किडनैप करने के लिए अचानक मेरे कमरे में इतने सारे लोग घुस गए। तो बाद में मैंने उसने बड़े अच्छे तरीके से बात किया अधिकारी ने, और अपना आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड दिखाया तो मेरे पास छुपाने कुछ भी नहीं था, मोबाइल सीज कर लिया। घंटा 2 घंटा में, नया मकान है, अभी तो 2 महीने पहले गया हूँ, उस पर काम भी नहीं है। 2-3 घंटा में उनके पास कुछ करने को था ही नहीं। लेकिन बेचारे जब ऊपर बताते थे तो उन्होंने बोलते थे ये पूछो, वो पूछो, ये पूछो। मैंने उनको बड़े आराम से नाश्ता मंगवा कर करवाया 100 लोगों को। फिर लंच का टाइम आ गया तो बेचारे ऊपर वाले के हाथ में मजबूत थे, हम पूर्वांचल के लोग हैं। मैंने फिर सबको लंच करवाया, सबसे अच्छे से बातें करी। 3-4 बजे पेशेंट जवाब देने लगा, तब बोले नहीं सर आधे घंटे में। फिर जाकर उसको बोले 7 बजे आए और 11 बजे तक गए, उनको मिला कुछ नहीं। और जाते जाते माफी मांग कर गए और बोले कि नहीं आप अन्यथा मत लीजिएगा, हमारे सरकारी काम है और हम जितना सुन कर आए थे आपके बारे में उससे ज्यादा अच्छे इंसान है। भगवान के लिए उनको सजा मत देना, क्योंकि उन्होंने मेरी तारीफ कर दी है। सरकार से अनुरोध है। ऑलराइट, बीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेंद्र जी, इस छापे को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिली? इस छापे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि फ़ोन टैपिंग की जा रही है। राजीव भी अभी यही बात कह रहे थे, फ़ोन टैपिंग की। तो इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल सर्किल और सोशल सर्किल में क्या चल रहा है? देखिए, बात सही है कि ये छापों का जो समय था वो राजनीतिक नफा नुकसान से देखा जा रहा है, और अब ये देश भर में चर्चा होती है कि साहब जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ ये छापा पड़ने लगता है। इनकम टैक्स, ईडी और तमाम सारी संस्थाएं आने लगती हैं। तो चुनाव से पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने वाले लोग ये नामांकन भले न करें, लेकिन नामांकन करने वालों के पृष्ठभूमि जरूर तैयार कर देती हैं। उत्तर प्रदेश का छापा सियासी है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं और उनके निजी सचिव पर छापा डाला है। 3 दिन से ये छापा चल रहा है, और छापे में क्या मिला अभी तक ये किसी के सामने नहीं आया। लेकिन जो इनकम टैक्स का छापा है वो इसलिए ब्रजेश जी आज उस पर चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आप सब यहाँ छापा जीवी लोग बैठे हैं। ये छापा जीवियों का आज डिबेट है, और इस डिबेट में तमाम सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको लोग शायद जानते नहीं होंगे। अभी राजीव राय साहब भी बहुत उल्लेख उसका नहीं कर पाए। अब मैं इससे शुरू करता हूँ कि ये छापा मारने वाले जैसे घर में घुसते हैं तैसे पूछते हैं सोना कहाँ है। मुझसे पूछा सोना कहाँ है, मैंने कहा भाई सोफे पे सोना, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो घर का तकिया, चद्दर, गद्दा तक, रुई तक फाड़ डालते हैं, सोफा तक पीट डालते हैं, गुल्लक बच्चों की फोड़ डालते हैं, और दीवारें और छत ठोक बजाकर देखते हैं। ये ऐसा इनकम टैक्स का छापा होता है। लेकिन कहा गया है भाई कि इनका कुछ ऐसा काम करो जिंदगी में इतनी मेहनत करके पैसा कमाओ कि एक बार कम से कम इनकम टैक्स का छापा जरूर पड़े आप पे। लोग जानेंगे कि आप भी बड़े आदमी हैं। माना यह जाता था जिसके घर पे छापा पड़ जाता है वो आगे चलकर बड़ा आदमी बन जाता है। आपकी कितनी तरक्की हुई 4-5 महीनों में? आपकी कितनी तरक्की हुई? अब हम लोग तरक्की क्या करेंगे? हम लोग तो ये मानते हैं कि ज़िंदगी में जो लोग आते हैं और जो चीज़ें होती हैं उनका भी कुछ ना कुछ मकसद होता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि ज़िंदगी में घटनाओं का होना भी एक मकसद है। कुछ लोग हमको आजमाते हैं, कुछ लोग हमको सिखाते हैं, और कुछ लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये प्रकृति का नियम रहा है, और जो लोग इसको समझ जाते हैं वही जीवन जीने का सही मतलब जानते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो छापा पड़ा टाइम गलत था, क्योंकि जाड़ एक दिन है। अब किसी घर में 10-15 आदमी आएंगे, रजाई गद्दा है नहीं, सुलाएगा कहाँ, बैठाएगा कहाँ? अरे लोग अपने पैसे बचाने के लिए परेशान रहते हैं, और आप इस पर परेशान हो कि उनको सुलाएं कहाँ? भाई मेहमान आया है, खाना पीना तो मान लो आर्यन होटल का आ रहा है। अच्छा, 2-3 घंटे में ये घर छान डालते हैं, कितना बड़ा घर हो। तो उसके बाद ये करते क्या? ये तो भोजन लाओ, पानी लाओ, नाश्ता लाओ, लंच लाओ, डिनर लाओ, इसी में तो लगे रहते हैं। हमारे अधिकारी इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, आने वाले हैं, वो आते वाते तो है नहीं, पता नहीं रात के अंधेरे में आते हैं, कब आते हैं।
अब ये इनकम टैक्स का एक सेट प्रोसीजर है, 40 घंटा, 50 घंटा, 72 घंटा आप तो लोगों के एकदम घरों में छापे रहते के हैं। एक्सपर्ट जैसे बन के बता रहे हैं। भाई हमने तो भोगा है। जिस प्रदेश में आपने सुना होगा, हम लोग देखते थे टीवी, चपरासी के घर छापा पड़ा, बोरों रुपया निकला, कई कुंतल सोना चांदी मिल रहा है। हमारे लोगों के यहाँ कुछ मिलते नहीं था, और अभी इस छापे में भी कुछ नहीं मिला, कुछ पता नहीं लग रहा है। राजीव राय के यहाँ 15,000 रुपया निकला। अब राजीव राय को भाई कम से कम 10-15 लाख राजीव इस बात निकलता से तब भी। टेंशन में कि इनकी इज्जत खराब हो गई कि सिर्फ 17,000 था। हाँ, अब इनको पता नहीं आगे टिकट उकट ना मतलब मिले, कट आगे जाए। अब इनकी कोई सहायता मुश्किल ही करेगा कि भाई जिसके पास 17,000 हो उसको उधार देना भी रिस्क है। अरे इनको टिकट पार्टी न देगी कि खर्चा ही न कर पाएंगे, इनके पास पैसा नहीं है, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये भी इनके लिए खतरा बन गया है छापा। बड़ी बदनामी हो गई। कुछ मिल जाता तो बड़ा इज्जत सम्मान बढ़ता। लेकिन ब्रजेश जी, आयकर का छापा सामान्य लोगों पर जब पड़ता है तो उनका परिवार परेशान होता है। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं देखा होता है। उनके यहाँ 30-40 घंटे इस तरह के छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। महिलाएं परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, खाने पीने की समस्या आती है। पता नहीं क्यों इस बात को लोग समझ नहीं पाते। लोकतंत्र में छापे का इस्तेमाल विरोधियों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो जुल्म दूसरों पर मत करो जो तुम खुद न सह सको। छापा खाली भोजन पानी नाश्ता करने के लिए नहीं लंबा चलाना चाहिए। छापे में अगर कुछ न मिले तो अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन ये मानते नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है। लेकिन हम लोगों को ये देखना होगा कि सरकार के जो संसाधन हैं उनका कैसा इस्तेमाल हो रहा है, कैसी चीज़ें होती हैं। छापा अगर टैक्स चोरी कर रहा है, उद्योगपति है, बेईमान है, काला धन कमाया है, छापा मारना चाहिए, बाहर आना चाहिए। देश की जनता की गाड़ी कमाई है। इन छापों में बड़ा पैसा खर्च होता है, कई लाख रुपया सरकार का जाता है, और अगर कुछ नहीं मिलता तब मामला गड़बड़ा जाता है। सियासी छापा ये इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव रथ यात्रा पर निकले हैं। दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं। लोग कहेंगे, लोग जानते हैं कि सरकार का सरकारी एजेंसियों पर कितना कंट्रोल होता है, तो कोई ये बात नहीं मान सकता। जी। इस छापे के राजनीतिक नफा भी है, नुकसान भी है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन छापे से आदमी मशहूर हो जाता है। हम आप भी मशहूर हुए, और तो कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। न छापे में कुछ बरामदगी कर पाए, सोना चांदी हीरा जवाहरात न, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग नाम मिला। और पिताजी कहते थे कि नाम होगा तो सम्मान अपने आप होगा। अमिताभ बच्चन की पिक्चर का डायलॉग है कि तुम्हारे पास क्या है भाई, तो बोले कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी चमकती इमारतें हैं, दुनिया की हर चीज है। तुम्हारे पास क्या है? कहीं मेरे पास इनकम टैक्स है। तो अब जो हम लोग जमाना देख रहे हैं, अगर अमिताभ बच्चन के उस समय पिक्चर बनी होती तो शायद यही कहता। बहरहाल आज सत्ता का चरित्र अस्थाई यही रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तमाम और सरकारें रही हैं। कमोबेश सबका हाल यही रहा, विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लोग इसको किसी को पिंजड़े का तोता कहते हैं, किसी को बाज कहते हैं, किसी को चील कहते हैं, तमाम सारे, किसी को बिल्ली कहते हैं, किसी को कुछ जानवर। सरकारी एजेंसियों की हालत सरकारों के इशारे पर काम करने वाली जैसी मानी गई है। लेकिन ताकत आनी और जानी है, सत्ता आनी और जानी है। कभी ये लोगों पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज 4 लाइनें कुमार विश्वास की इस उम्मीद से पढ़ूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में, वो जानते हैं कि मीडिया की हालत क्या है और विपक्ष के नेताओं की स्थिति क्या है। तो सुनिएगा
कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो, और मेरी छेनी के लहजे से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं कि मत बोलो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव और वर्तमान में क्या राजनीतिक परिवेश है इस छापे के बाद उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने इस मसले को लेकर एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि चुनाव के पहले अखिलेश के करीबियों पर आयकर छापे के क्या मायने हैं। इस सवाल में प्रदीप सिंह लिखते हैं पब्लिक ओपिनियन में कि चुनाव के पहले इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल किया गया है, जनता सब जानती है। तो वहीं प्रशांत त्रिपाठी लिखते हैं कि इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बहुत ही निराशाजनक है। जनता के और भी कुछ प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और पूछूंगा भी। सारिक मलिक लिखते हैं कि जांच करनी थी तो 4 महीना पहले क्यों नहीं करवाई, अभी क्यों करवा रहे हैं, ये भी वैलिड क्वेश्चन है। मैं सीधा सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूँ। सुरेंद्र जी, सरकारें किसी की भी रही हों, आपकी पार्टी की रही हों और भी किसी दल की रही हों, अमूमन अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह का इस्तेमाल की ये कोई पहली मिसाल नहीं है, और भी कई मिसालें हैं। ब्रजेश भाई, ये तो बात सच है कि सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिन जिन लोगों ने भी दुरुपयोग किया है उसके आरोप तो लगे, लेकिन उसके बाद उन पार्टियों का क्या हुआ इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ना। हमारे ऊपर इमरजेंसी का आरोप है, हमने तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, इंदिरा जी ने भी माफी मांगी थी, लोगों को कम ज्ञात है। लोगों को हाई कोर्ट के पिटीशन सब लोगों को याद है, सुप्रीम कोर्ट में हम जीते थे, उसको कोई किसी को याद नहीं। हम तो एक चीज कहते हैं कि अगर हमने कोई गलती की है इतिहास में, सरकार चलाने को लेकर के कोई भूल की है, तो हमारी भूल को शिखंडी बनाकर वर्तमान सरकार और वर्तमान पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पीछे, शिखंडी के पीछे क्यों छुपना चाहती है? क्या है ये लोग? भाई सच ये है कि अगर कोई गलती हुई तो उसको सुधारे ना, उसको अगर कोई भूल हुई है तो उसको सही करे ना। अगर संवैधानिक संस्थाओं को आप कमजोर करने आए थे या मजबूत करने आए थे? पहली ऐसी सरकार है ये 2014 से, मलिक साहब भी सहमत होंगे, आप भी और राजीव राय भी, जिसकी सरकार में कभी एक साथ 5 सुप्रीम कोर्ट के जज जनता के सामने आए हो तो बता दे। किसी आदमी ने एक साथ सारी नोटबंदी करी हो तो बता दे, 500 और 1000 की, 1000 की हुई थी पहले, ठीक है ना। किसी सरकार ने जीएसटी इतना पुअर इंप्लीमेंट किया हो तो बता दे। जिस वक्त कोरोना काल में ट्रेनों को चलाने की जरूरत थी, ये सरकार ट्रेनें बंद कर रही थी, और जब बंद करने की आवश्यकता थी तब ये चला रही थी। किसी भी सरकार में ऑक्सीजन की कमी हुई हो तो आज तक बता दे। आप मुझे इतना बता दे, किसी भी सरकार में जितने किसान आज तक मर रहे हैं पर आप आत्महत्या मुझे बताइए, ये बदला लेने की प्रवृत्ति तो गलत है जिसका बार बार राजीव राय बड़ा छाती ठोक के ऐलान कर रहे हैं। नहीं, इस तरह के बयानों से इन्हें बचना चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अन्याय का तो प्रतिकार ब्रजेश जी करना होगा। मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ किसी ने अन्याय किया है और आपने एफआईआर कराई है उस आदमी के खिलाफ, तो जांच तो होगी ना उसकी। अगर आज नहीं होगी तो आगे होगी। आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होगी, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होगी। अगर किसी आदमी ने मेरे खिलाफ कोई गलत काम किया है तो मैं पुलिस के पास ही तो जाऊंगा, न्याय तंत्र के पास ही तो जाऊंगा। जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ गलत काम किया है, मैंने एक बात महसूस की कि छापा पड़ते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। नहीं, बात देखिए, हम दोनों, प्रियंका गांधी भी मैंने देखा कि छापे के खिलाफ बयान जारी कर रही हैं। हम लोग तो छापा प्रताड़ित संघ के लोग हैं ना सर। आप हमको बताइए, हम तो पिछले 8 साल से वीरभद्र सिंह यहाँ छापा हम झेल रहे हैं, प्रियंका गांधी जी क्या नाम, मतलब किसी के यहाँ पड़ता है तो आपको फौरन सिंपैथी हो जाती है। रॉबर्ट वाड्रा, नहीं, हमें तो आपसे भी सिंपैथी है, क्यों नहीं है? क्योंकि गलत हुआ ना। आप हमें बताइए, रॉबर्ट वाड्रा साहब के यहाँ पे छापा पड़ा, कहना नहीं चाहिए वो राजनीति में नहीं है, लेकिन क्या मिला आज तक मुझे बता दीजिए। कोई आदमी बताए वीरभद्र सिंह जी के यहाँ क्या मिला, कोई आदमी बताए अशोक गहलोत साहब के यहाँ क्या मिला। देखिए, ये तो पता चलता है कि छापा पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? मैं वही कह रहा हूं। अब उसके बाद अफवाहें तैरती हैं, जैसे आपके खिलाफ अफवाहें तैर रही हैं कि साहब 200 करोड़ रुपए आपके यहां मिल गए, तुरंत मेरे पास भेजो, मुझे पैसे। आप मेरी बात समझिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अफवाह, स्लोगन मॉन्गरिंग का जो तंत्र है संघ का, जो 1 मिनट में भगवान गणेश को पूरी दुनिया में दूध पिला देता है, ये लोग आपको और हमको बदनाम करने की जो साजिश रचते हैं, इनके खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा ना।
मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं, इस मामले में आप मीडिया के साथ मत होइए, अपने उन साथियों के साथ मत होइए जो राजीव राय के खिलाफ 500 करोड़ बता रहा है, आपके खिलाफ 200 करोड़ बता रहा है, और हमको दुनिया का सबसे धनी आदमी सोनिया जी को बताता है, कहता है कि साहब सारा का सारा आप स्विट्जरलैंड। मुझे मेरे दोस्तों से क्यों लड़वाना चाहते हैं? सर आपके दोस्त इतने नाकारा, नाकाबिल और मैं चाटुकार, केपी मलिक वो साहब को आपके आमंत्रित दोस्त करता हूं। इतने नाकारा चाटुकार हैं, उन लोगों को रीढ़ की हड्डी नहीं है, ओके, मैं रेप्टाइल केपी है वो मलिक लोग। को आमंत्रित उन करता हूं। उन लोगों के खिलाफ भी एक आंदोलन होना चाहिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि एक आंदोलन आप मोदी आंदोलन की मीडिया बात के करते खिलाफ हो, होगा। राजीव राय बदला लेने की बात करते हैं, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। सर, बिल्कुल आंदोलन एक गोदी मीडिया के खिलाफ होगा। ओके, और मैं पूरा केपी मलिक जी को गोदी आमंत्रित मीडिया करता के हूं। एक खिलाफ एक सेकंड, आंदोलन वो होगा। पत्रकार हैं, वो स्थिति को ज्यादा स्पष्ट करेंगे। इस छापे का लॉन्ग टर्म उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट आप मानते हैं? क्योंकि मुझे ध्यान है 2019 में भी जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की का अलायंस हुआ था, उसके फौरन 2 दिन के भीतर काफ़ी रेड्स वगैरह सीबीआई की पड़ी थी उत्तर प्रदेश में। मलिक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ब्रजेश जी, जी जी, देखिए और ब्रजेश ये जी, मुझे छापे लगता है कि अखिलेश जिस यादव और प्रकार शिवपाल से यादव के तत्काल मिलने के बाद छापेमारी पड़ की डाले जो गए। बीच में ब्रजेश जी आपकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे आपका सवाल समझ में आया है, जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये छापामारी जो शुरुआत है, इसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा होगा। और अभी मुझे लग रहा है कि सहयोगी दलों को भी तैयार रहना चाहिए। जैसे जयंत चौधरी हैं, उनके फादर भी, ये तो आप डरवाने का डरवा रहे हो 12 में सबको। 13 में मंत्री रहे, मंत्री रहे हैं, तो नहीं, उनके ये यहाँ आप भी छापे डरवा रहे पड़ हो सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि कांग्रेस के कुछ लोगों के यहाँ भी छापे पड़ सकते हैं। मायावती जी के यहाँ छापे पड़े, इस पे मुझे थोड़ा संशय है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपने कही है कि जैसे कांग्रेस के साथी बयान देने लगते हैं कि भाई गलत हुआ है, समाजवादी के नेताओं पे छापा पड़ रहा है, तो चलिए, ये तो विपक्षी नेता हैं। यहाँ तो संजय निषाद जी भी दे रहे हैं। संजय निषाद जी ने भी कहा है कि दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी के यहाँ और उनके सहयोगियों पे, उनके जानकारों पे इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि अब तो अंदर के लोग भी बोलने लगे हैं। अभी तक, आज तक तो वो बीजेपी के ही सहयोगी हैं ना। तो अगर इस तरह के लोग भी निंदा कर रहे हैं केपी मलिक साहब, आपने छापों जयंत की, चौधरी का तो नाम जो क्यों लिया कि विपक्षी- जयंत चौधरी पर छापे पड़ सकते हैं? इसके पीछे आपके पास कोई तथ्य है देखिए, या आप जयंत अंदाजे चौधरी के आधार मुझे- पे बोल रहे हैं? मुझे इसलिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो गठबंधन है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का एक मजबूत गठबंधन है। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक खतरा दिखाई दे रहा है, और जयंत चौधरी वहाँ पे प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि 125 से 136 सीटों पे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश मानते हैं, और जिसमें से लगभग 93 के लगभग विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जिसको जाट समुदाय प्रभावित करता है, और आरएलडी का वहाँ पे बहुत अच्छा दमखम है। तो उससे कहीं ना कहीं डर के भारतीय जनता पार्टी थैंक यू उस मलिक तरह साहब। की मेरे कार्रवाई कर साथ सकती है। मोहित मुझे इसकी पांडे जुड़ आशंका चुके है। हैं, उसके आधार भारतीय पर मैंने जनता कहा। पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत आपका। आयकर विभाग का छापा पड़ा है अखिलेश यादव के करीबियों जी, पे। धन्यवाद। आरोप ये लग रहा है कि ये छापा राजनीतिक है और चुनावी दृष्टिकोण से डाला गया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, इन सरकारों में जो भी संवैधानिक और स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। ये अखिलेश जी हों या सपाई या किसी भी पार्टी के लोग हों, इनको इतना घबराने की आवश्यकता क्या है और चर्चा हो ही क्यों रही है? ये अपनी इंडिपेंडेंट संस्थाएं, ये अपना काम कर रही हैं। यदि उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, डर तभी होगा अगर कुछ गड़बड़ होगा, और जब वो कहीं गड़बड़ नहीं है तो फिर उनको डर है ही नहीं। वो जोर जोर से बोलें कि सांच को आंच नहीं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उनका ये मानना है कि सिर्फ उनके नेताओं को टारगेट करके 26 या 25 लोकेशंस पे छापे डाले गए, जिसमें उनके पीए, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, स्टाफ, इन सब लोगों के यहाँ छापा डाला गया। राजीव राय के घर भी छापा डाला गया, इस पैनल में मौजूद हैं। जी नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि क्या राजीव राय जी को किसी प्रकार का डर है? क्या उन्होंने कुछ छुपा रखा है? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? यदि नहीं किया है तो वो जांच का सामना करें, और जांच में सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
बल्कि तब और ये प्रखर होकर के कह सकते हैं कि देखिए मैं गलत नहीं था, तो फिर इनको आरोप लगाने की क्या जरूरत है। ओके, राजीव राय जी, मैं आपको पूरा मौका देता हूं कि आप मोहित पांडे जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं उनकी बात का आप जवाब दें। मोहित जी, अगर डर होता ना तो छापे के अगले दिन पार्टी कार्यालय में और आज आपके सामने बैठकर चुनौती नहीं दे रहा होता। तो ये तो भ्रम निकाल दीजिए। और मैं आपके आने से पहले भी कहा था, भगवान न करे अगर आपको पुलिस सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी गलती के बैठा दे या रात भर बैठा दे थाने में और कहे कि आप सांझ को आज क्या सुबह छूट जाएंगे, तो आपकी भी भाषा बदल जाएगी। मैं ये नहीं कि जांच का सामना करें, मैं स्वागत करता हूं। आपने शुरुआत किया, जांच इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक जांच चल रही होगी तब तक सरकार उत्तर प्रदेश में बदल जाएगी। तो न्याय तो हम करेंगे ना। ब्रजेश जी, मैं बदले की बात नहीं कर रहा था, मैं न्याय करने की बात कर रहा था। न्याय तो होगा ना जहाँ गलत हुआ है, जहाँ गलत तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, फंसाया जा रहा हो, तो न्याय एक प्रक्रिया है। तो जरूरी थोड़ा है कि गवाह भी यही होंगे, कातिल भी यही होंगे, जज भी यही होंगे और फैसला भी यही सुनाएंगे। डर किसी को नहीं है। मैं स्वागत करता हूं और आगे बढ़िए। और ये आपको आश्वस्त करता हूं कि इसका न्याय 3 महीना बाद समाजवादी पार्टी आएगी तो सरकार में जरूर होगा। और मैं आपको जबरदस्ती नहीं बैठाऊंगा थाने में, लेकिन जो अधिकारी गलत किए होंगे और जांच में पाया जाएगा कि आपके इशारे पर उछल उछल कर आपको खुश करने की, जैसे आज आदरणीय योगी साहब बोल रहे थे 5 साल में 100 गुना या पता ना कितना गुना बता रहे थे। तो जो डबल इंजन की सरकार टकरा रही थी, पता है किसका निगाह है कहीं, निशाना कहीं। आप बार बार धमकी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जी। जय शाह के बारे आप में बार बार धमकी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं। एक सेकंड मोहित जी रुकिएगा, आप सवाल मैं यही कहना चाह रहा हूं। मोहित जी रुकिए, आप सवाल मैंने पूछा है। राजीव राय जी जी, अगर न्याय की बात करना, दो चीज, एक बात जो कंप्लीट कर लेता। योगी जी जो बोल रहे थे वो जय शाह के बारे में बता रहे थे। 80,000 से 1,600 करोड़ रुपया मोहित पांडे जी गिन लीजिएगा। धमकी में और न्याय में फर्क होता है। मैं बार बार न्याय की बात कर रहा हूं कि न्याय होगा, जांच होगा, सच आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दूध में पानी मिलाने वाले को सजा मिलेगी। अगर आप ये धमकी समझ रहे हैं तो ये आपका मोहित पांडे का भारतीय जनता पार्टी का डर है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने गलत किया है और जब न्याय होगा तो आपको सजा मिलेगी। तो ये आपका डर है। मैं ये कह रहा हूं कि न्याय होगा, आप इसको धमकी की भाषा समझिए, तो आपका डर और आपका भय आपके सामने बोल रहा है। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं? यस सुरेंद्र जी, गो अहेड प्लीज। मोहित जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सांझ को आज क्या जी, मैं आपसे मोहित जी से इतना ही खाली पूछना चाह रहा हूं। वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय हो गए, उनके घर के छापे में क्या मिला? अशोक गहलोत साहब के छापे में क्या मिला? कमलनाथ जी के छापे में 3-3 दिन कमलनाथ जी को, अहमद पटेल साहब को, मोइन को, हमारे जितने लोग थे अकाउंट्स वाले 2019 से पहले छापे डाले थे, उसमें क्या मिला? स्टालिन के घर में क्या मिला? ममता बनर्जी के भतीजे के घर में क्या मिला? किन लोगों को आपने जेल भेज दिया और कितना कर अपवंचन आपने जमा कराया? आप बता पाएंगे? और शरद पवार के घर में क्या मिला? आप बता पाएंगे? सच बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया के फुटेज लेकर के आम जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अपराधी हैं आप लोग पूरी जनता को भ्रमित करने का अपराध करते हैं और इसकी सजा जरूर मिलेगी। आरोपों का जवाब देंगे। यस मोहित पांडे, गो अहेड। देखिए, ये इतिहास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जैसा कि आपने स्वयं कहा, इन्होंने अभी ये कहा कि सरकार आएगी 3 महीने बाद तो हम देखेंगे, हम उन अधिकारियों पर देखेंगे क्या क्या करना है। तो और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना है, जो अभी हमसे पहले सज्जन बोल रहे थे, कि मीडिया में विषय उठाने के लिए, मीडिया में विषय भाजपा ने नहीं उठाया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जब अधिकारियों को कोई सबूत या इनपुट मिला, बताओ वो ना अपनी कमलनाथ कार्रवाई के यहाँ कर रहे क्या हैं। मिला? यदि ये सुरेंद्र जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। आप बताओ अशोक सुरेंद्र जी, गहलोत एक मिनट मोहित को करने कंप्लीट की कर लेने चिंता दीजिए। की। आपके बीच में नहीं बोले थे वो, शरद पवार आपके बीच में नहीं बोले थे। आप मोहित को उनकी बात कर लेने दो, मैं आपको टाइम दूंगा। आपको टाइम दूंगा। सरकार नहीं सुरेंद्र जी, मैं आपको टाइम दूंगा, चूंकि वो आपके बीच में नहीं बोले थे। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, फिर टाइम दूंगा, आप उनको काउंटर कर देना। यस मोहित, गो अहेड। सारे दर्शक देख रहे हैं इनकी बौखलाहट और जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो फिर बार बार कह रहा हूं कि सांच को आंच नहीं है, ऐसा मान करके आप रखिए। मीडिया में विषय हम तो उठा नहीं रहे, हम तो लगातार अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं, प्रचार भी प्रारंभ कर रहे हैं पार्टी का। राजपूत के लिए मैं जो भी इसको ऐसा मान रहे हैं कि ये
कुछ स्पॉन्सर्ड है या ऐसा कुछ है या दुष्भावना से प्रेरित है, मैं उन सभी से कह रहा हूं। और जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये दोनों कर रहे हैं तो मेरा ये दोनों से कहना है कि भाई आप इतनी बौखलाहट किस लिए है, मुझे नहीं समझ में आता इसका कोई कारण। ओके, राजीव राय, फाइनल रिप्लाई। आज जांच में राजीव राय, आपका फाइनल कुछ नहीं रिप्लाई। पाया Yes, जाता है तो राजीव और राय, सीधा go चौड़ा करके आप बात करिएगा थैंक यू जनता मोहित के जी। बीच। राजीव राय जी अब रिप्लाई करें। मोहित जी, ये बौखलाहट नहीं, आपकी चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं। आप जांच करिए, आपके जांच से कोई नहीं डर रहा है, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं तो आप 4.5 साल तक सरकार में भूल जाते हैं। बंगाल में 4.5 साल तक छापा नहीं पड़ा, महाराष्ट्र में नहीं पड़ा, तमिलनाडु में नहीं पड़ा, उड़ीसा में नहीं पड़ा। जब चुनाव आता है तो आपकी संवैधानिक संस्थाएं जो जगती है तो किस वजह से जगती है पूरा देश जानता है। और धमकी, मैं फिर मैं दोहरा रहा हूँ, धमकी नहीं, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। न्याय जनता पहले करेगी, उसके बाद कानून करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।